चलिए, आते हैं हम अपने लेक्चर के मतलब इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर पर। तरलों के यांत्रिकी गुण के आखिरी लेक्चर पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस तरलों के यांत्रिकी गुण का सारांश। आशा है यहाँ तक आपने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी, उदाहरण सारे लगा लिए होंगे, क्योंकि अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, बस सीधा सीधा सारांश है। तो उसमें आप रिवीजन ही करेंगे, तो अगर आपने चीजें पढ़ी होंगी तो आपको रिवीजन तो आराम से हो ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा, हो सकता है थोड़ा, मतलब वही 15-16 मिनट के आसपास का लेक्चर होगा। वही तो जितना मतलब जितना होता है उतना ही रहेगा, लेकिन पूरा लेक्चर आपका रिवाइज हो जाएगा। कोशिश कीजिए अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इस लेक्चर को देखने की, ताकि ये लेक्चर आपको ठीक से समझ में आए। ठीक है। और सारांश का मतलब निकले। अगर आपने चैप्टर पहले से पढ़ रखा होगा तो सारांश रिवीजन के लिए यूज करिए, ना कि चैप्टर समझने के लिए। ठीक है। चलिए तो आज शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे तरल के मूलभूत गुणों की। यह स्लाइड हमें यह समझाने में मदद करेगी कि तरल पदार्थ किस तरह से ठोस और गैस से अलग व्यवहार करते हैं। तरल का मुख्य गुण प्रवाहित होना। तरल पदार्थों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, मतलब तरल पदार्थों का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वे प्रवाहित होते हैं, अर्थात वे बह सकते हैं, मतलब बह नहीं जाते, बह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी तरल को किसी पात्र में रखते हैं तो वह पात्र की दीवारों पर टिकता नहीं, बल्कि उस पात्र की आकृति को अपना लेता है। उदाहरण के रूप में, जब आप पानी को गिलास, कटोरी या बाल्टी में डालते हैं तो पानी की अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, वह उसी पात्र की आकृति में ढल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि पात्र की आकृति ही तरल की आकृति को निर्धारित करती है। अब दूसरा समझिए, तरल के आकार परिवर्तन का कोई प्रतिरोध नहीं होता। ठोस पदार्थों के विपरीत तरल पदार्थ अपनी आकृति बदलने पर कोई प्रतिरोध नहीं दिखाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी तरल को एक स्थान से दूसरे स्थान में डालते हैं तो वह बिना किसी विरोध के बह जाता है। यह गुण ही तरल को गैस से अलग बनाता है, क्योंकि गैस भी प्रवाहित होती है, परंतु उनमें संपीड्यता बहुत अधिक होती है, जबकि तरल में यह बहुत कम होती है। तो इस स्लाइड का सारांश क्या हुआ? तरल बहने योग्य होता है, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। पात्र की आकृति आकृति जो है तरल की आकृति, मतलब पात्र की आकृति तरल की आकृति निर्धारित करती है। मतलब जो भी पात्र की आकृति होगी वो तरल की आकृति को निर्धारित करती है। तरल अपनी आकृति बदलने पर कोई प्रतिरोध नहीं दिखाते। तो बच्चों, यह तरल पदार्थों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद गुण है, प्रवाहिता। इसी गुण के कारण पानी, तेल, दूध जैसे पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह सकते हैं। अब हम बात करेंगे द्रव की प्रकृति के बारे में, यानी लिक्विड ना तो ठोस की तरह कठोर होता है और ना ही गैस की तरह फैलने में। यह दोनों के बीच का एक माध्यम है। जो यह जो बह मतलब यह दोनों के बीच का माध्यम है जो बह सकता है, लेकिन पूरी तरह फैलता नहीं। अब जो द्रव होता है वो अनसंपंडीय होता है। सबसे पहले यह समझिए कि द्रव्य पदार्थ अनसंपंडीय होते हैं, यानी इन्हें दबाकर या संपीड़ित करके उनका आयतन बहुत अधिक घटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के रूप में, यदि आप पानी को किसी बर्तन में डालें और ऊपर से दबाव डालें तो उसका आयतन बहुत मामूली ही घटेगा। इसका कारण यह है कि द्रव के अणु आपस में बहुत संघन होते हैं और और उनके बीच बहुत कम खाली स्थान होता है। द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है, और द्रव का एक और मुख्य का जो गुण होता है उनका स्वतंत्र पृष्ठ। मतलब यह है कि यदि कोई द्रव खुले पात्र में रखा हो तो उसके ऊपर की परत हवा के संपर्क में होती है और वह एक मुक्त या स्वतंत्र सतह मतलब बनाती है। यह पृष्ठ यह स्वतंत्र पृष्ठ ही
पृष्ठ तनाव जैसी घटनाओं का कारण होता है। अब तुलना गैस से करें तो अब इसे गैसों से तुलना करके समझिए। तो गैसें संपंडीय होती हैं, यानी उन्हें दबाकर छोटा किया जा सकता है। गैसें हर दिशा में फैलकर पूरा उपलब्ध आयतन भर देती हैं, परंतु द्रव ऐसे नहीं करते। वे केवल पात्र की निचली सीमा तक सीमित रहते हैं और अपना स्वतंत्र पृष्ठ बनाए रखते हैं। तो गुण, अब गुण अगर हम देखें द्रव या गैस में, तो संपंडितता द्रव में बहुत कम होती है और गैस में बहुत अधिक होती है। अब स्वतंत्र पृष्ठ की बात की जाए तो वो द्रव्य में होता है, गैस में नहीं होता। आयतन की बात की जाए तो वो द्रव्य में निश्चित होती है, गैस में अनिश्चित होती है, मतलब निश्चित नहीं होती। फैलाव फैलाव की बात करें तो फैलाव द्रव्य में सीमित होता है और गैस में असीमित होता है। तो सामान्य रूप से देखें तो बच्चों, द्रव को हम ठोस और गैस के बीच की अवस्था कह सकते हैं। यह ना पूरी तरह से सख्त होता है और ना पूरी तरह से फैलने योग्य। इसका स्वतंत्र पृष्ठ और अनसंपन्नता ही इसे गैसों से अलग बनाती है। तो चलिए, अब बच्चों हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण भौतिक राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है दाब। दाब की अवधारणा हमें यह समझाने में मदद करती है कि किसी तरल द्वारा किसी सतह पर कितना बल लगाया जा रहा है और वह बल किस क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब दाब की परिभाषा क्या है? यदि किसी तरल मतलब यदि किसी तरल द्वारा किसी सतह के क्षेत्रफल ए पर एक अभिलंब बल F लगाया जाए, तो उस सतह पर तरल द्वारा लगाया गया दाब बल लगाया गया दाब बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाएगा। मतलब जो दाब होगा वो बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जो क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ क्लास में। तो परिभाषा को समझने का आसान तरीका क्या है? मान लीजिए आपके पास एक तरल भरा हुआ है पात्र, मतलब तरल भरा हुआ पात्र है, जैसे पानी से भरा एक गिलास। अब उस गिलास की दीवारों और तली पर तरल अपने भार के कारण एक बल लगाता है। यह बल दीवार की सतह पर सामान्य रूप से नहीं बल्कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर विभाजित होता है। यही अनुपात अर्थात प्रति इकाई क्षेत्र पर बल ही कहलाता है दाब। और इसका सूत्र का अगर विश्लेषण देखें तो P बराबर बटा ए। P क्या है? दाब। F क्या है? बल जो सतह पर लंबवत लगाया जाता है। E क्या है? वह जो सतह क्षेत्र जिस पर यह बल कार्य करता है। तो इस सूत्र से स्पष्ट होता है, यदि बल F स्थिर रखा जाए तो जैसे जैसे क्षेत्रफल A बढ़ेगा, दाब घटेगा। और यदि क्षेत्रफल छोटा हो तो वही बल अधिक दाब उत्पन्न करेगा। अब दाब की SI इकाई क्या होती है? वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उदाहरण से समझिए, अगर आप किसी नुकीली पेंसिल को कागज पर रखते हैं तो वही बल बहुत छोटे क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, इसलिए दाब बहुत अधिक बनता है और कागज में निशान पड़ जाता है। लेकिन वही बल अगर पेंसिल के कुंद सिरे से लगाया जाए तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है, इसलिए निशान नहीं बनता। यही सिद्धांत तरलों पर भी लागू होता है, जितना छोटा क्षेत्र उतना अधिक दाब। बच्चों, हमने पिछली स्लाइड में यह सीखा कि दाब का सूत्र होता है F बराबर P बराबर F बटा ए, यानी दाब इज इक्वल टू प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल। अब जब हम इस परिभाषा को इकाइयों में व्यक्त करते हैं तो हमें मिलता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इस इकाई को हम विशेष नाम दिया गया है पास्कल। अब यदि एक न्यूटन का बल एक वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो उत्पन्न दाब होगा एक पास्कल बराबर एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह बहुत छोटी मात्रा होती है, इसलिए व्यवहारिक रूप में हम अक्सर इसके बड़े रूपों का उपयोग करते हैं, जैसे कि किलो पास्कल, बार या फिर एटमोस्फियर, एटीएम जिससे हम दिखाते हैं। तो एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं? 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल, ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10 की पावर 5। एक टॉर में कितना होता है? एक टॉर में 133 पास्कल होते हैं। एक MM/Hg में कितने पास्कल होते हैं? वो भी 133 पास्कल होते हैं। पर एक टॉर में कितने किलो पास्कल होते हैं? 0.133 किलो पास्कल। बात एक ही हुई, किलो पास्कल बस किलो पास्कल कर दिया तो बात तो एक ही हुई, ठीक है। सरल व्याख्या में समझें। अब यह समझिए कि दाब को मापने के कई तरीके होते हैं। वायुमंडलीय दाब को हम अक्सर एटमॉस्फेयर में मापते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम जिस सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं वह द्रव गतिकी का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, वो है पास्कल का नियम। इस नियम की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने की थी, और इसी के नाम पर इस नियम का नाम रखा गया है। अब पास्कल के नियम का कथन क्या है? पास्कल का नियम कहता है, यदि किसी स्थिर दाब में किसी स्थान पर दाब लगाया जाए, तो वह दाब बिना घटे द्रव के सभी भागों पर पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित संचरित हो जाता है। अब नियम का अर्थ और व्याख्या क्या है? इसका अर्थ यह है कि यदि किसी बंद पात्रक में दा द्रव भरा हो और उस द्रव पर किसी एक बिंदु पर दाब लगाएं, तो वह दाब केवल उसी स्थान पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा द्रव और उसकी दीवारें उस दाब को समान रूप से अनुभव करेंगी। यानी द्रव के प्रत्येक बिंदु पर जो समान ऊंचाई पर स्थित है, दाब समान रहेगा। नियम की जो है प्रयोगात्मक पुष्टि क्या है? कल्पना कीजिए एक बंद पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है। पात्र की दीवारों में कोई छोटे छोटे छेद हैं, और उन छेदों को पतली झिल्ली या पिस्टन से बंद किया गया है। अब यदि आप ऊपर से एक पिस्टन द्वारा पानी पर थोड़ा सा दाब लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि सभी दिशाओं में स्थित झिल्लियां बराबर बल से बाहर की ओर धकेली जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि लगाया गया दाब हर दिशा में समान रूप से फैल जाता है। देखिए बच्चों, अब तक हमने से समझा कि किसी इस स्थिर दाब में मतलब स्थिर द्रव में दाब हर दिशा में समान रूप से कार्य करता है। यह पास्कल के नियम का परिणाम है। लेकिन अब हम जानेंगे कि किसी द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर दाब किस प्रकार बदलता है। यानी डेप्थ बढ़े तो प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब गहराई बढ़े दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिद्धांत क्या है? यदि आप किसी पात्र में तरल पदार्थ भरे, मान लीजिए यानी मान लीजिए पानी, तो उसके ऊपर की सतह पर वायुमंडलीय दाब कार्य करता है। अब जैसे जैसे आप उस पानी में नीचे की ओर जाते हैं, आपके ऊपर का द्रव अधिक और अधिक भार डालता है, इसलिए गहराई बढ़ने पर दाब भी बढ़ता है। दाब का सूत्र क्या होता है? द्रव के किसी बिंदु पर कुल दाब पी इस प्रकार दिया जाता है, पी बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच। जहाँ पी क्या है? गहराई में मतलब द्रव में गहराई एच पर कुल दाब, पी नॉट क्या है? वायुमंडलीय दाब, रो क्या है? द्रव का घनत्व, जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण, और एच क्या है? सतह से नीचे की गहराई। अब सूत्र की व्याख्या क्या है? इसी समीकरण यह समीकरण बताता है कि कुल दाब सतह पर दाब पी नॉट पल प्लस रो जी एच, मतलब द्रव के अपने भार के कारण उत्पन्न दाब है जो रो जी एच, उसके बराबर होता है। यानी जैसे जैसे गहराई एच बढ़ती है, वैसे वैसे दाब सीधे अनुपात मतलब दाब सीधे अनुपात में बढ़ता है। रो जी एच वाला भाग कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने यह समझा कि किसी स्थिर स्थिर द्रव में दाब किस प्रकार बदलता है। लेकिन अब हम बात करेंगे तरल के प्रभाव की। जब कोई द्रव्य या गैस बहती है, तो हम यह जानना चाहते हैं कि वह किस वेग से बह रही है और उसमें बहने वाला आयतन कितना है। यहाँ हम चर्चा करेंगे अनसंपंडीय तरल के प्रभाव की। यानी ऐसे तरल जो दबाव बढ़ने पर भी सिकुड़ते या फैलते नहीं है, जैसे पानी। तो अनसंपंडीय तरल का अर्थ क्या है? अनसंपंडीय तरल वह होते हैं जिसका घनत्व प्रवाह के दौरान स्थिर रहता है। यानी चाहे दाब बढ़े या घटे, तरल का आयतन लगभग नहीं बदलता। पानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब प्रवाह का सिद्धांत क्या है? मान लीजिए एक पाइप है जिसका व्यास हर जगह समान नहीं है, कहीं मोटा कहीं पतला। अब अगर अनसंपंडीय द्रव इस पाइप से बह रहा है, तो जो द्रव पाइप के एक छोर से एक सेकंड में बाहर निकलता है, उसी मात्रा का दाब मतलब उसी मात्रा का द्रव दूसरे छोर से प्रवेश करता है। यानी द्रव का आयतन प्रवाह दर हर बिंदु पर समान रहता है। अब प्रवाह का समीकरण क्या है? इस सिद्धांत को हम गणितीय रूप में ऐसे लिखते हैं, क्यू बराबर ए वी, जिसमें क्यू क्या है? प्रवाह दर, ए क्या है? पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वी क्या है? प्रवाह का वेग।
यह समीकरण बताता है कि द्रव की मात्रा जो 1 सेकंड में बहती है वह क्षेत्रफल और वेग दोनों पर निर्भर करती है। यदि पाइप पतला है, ए छोटा है, मतलब क्षेत्रफल, तो द्रव तेजी से बहेगा। यदि पाइप चौड़ा है तो द्रव का वेग कम होगा। यह जो है सात्य समीकरण कहलाता है। सातत्य समीकरण। यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि द्रव का कोई भाग जो है नष्ट नहीं होता और ना ही नया द्रव अचानक उत्पन्न होता है। इसलिए जो द्रव पाइप के एक हिस्से से प्रवेश करता है उसी मात्रा का द्रव पाइप के दूसरे हिस्से से बाहर निकलना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड पर। तो अब हम बात करेंगे द्रव के प्रवाह की। यानी जब कोई तरल या गैस एक पाइप या नली से बहती है तो उसका वेग, क्षेत्रफल और प्रवाह दर कैसे आपस में संबंधित होते हैं। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तरल गतिकी की नींव है। अब अनसंपंडीय तरल क्या होता है? अनसंपंडीय तरल वह होता है जिसे कितने भी दाब में दिया जाए फिर भी उसका आयतन नहीं बदलता, अर्थात उसका घनत्व स्थिर रहता है। उदाहरण के रूप में पानी। इसे अनसंपंडीय कहने पर इसका आयतन बहुत थोड़ा बदलता है। सॉरी, इसका इसको अनसंपंड इसको संप इसे संपंडीय करने पर इसका आयतन बहुत थोड़ा बदलता है, इसलिए इसे अनसंपंडीय माना जाता है। अब प्रवाह का अवधारण समझे तो कल्पना कीजिए एक पाइप है जो एक स्थान पर मोटा है और दूसरे स्थान पर पतला। अब अगर पानी इस पाइप से बह रहा है तो आप पाएंगे कि मोटे हिस्से पर पानी धीरे बहता है और पतले हिस्से पर बहुत तेज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द्रव का जो आयतन प्रति सेकंड पाइप में प्रवेश करता है वही आयतन प्रति सेकंड बाहर भी निकलता है। इसका मतलब यह है कि प्रवाह दर हर जगह समान रहती है। अब सतत का समीकरण क्या है? इस सिद्धांत को हम इस समीकरण से व्यक्त करते हैं। Q बराबर ए वी। Q है प्रवाह दर, ए है पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और V होता है द्रव का वेग। और सततता का नियम क्या होता है? A1 V1 बराबर A2 V2। तो जब इसको फॉर्मूला में रखेंगे तो ये समझ लीजिए P प्लस रो वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो जी एच एक नियतांक का जो है वह काम करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि वो अब हम पहुंच गए हैं द्रव गतिकी के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, जो है बर्नौली का सिद्धांत। इस सिद्धांत हमें यह बताता है कि जब कोई तरल किसी पाइप या प्रवाह रेखा से बहता है तो उसकी ऊर्जा, चाहे वह दाब के रूप में हो, गति के रूप में या स्थिति के रूप में, कुल मिलाकर स्थिर रहता है। दूसरे शब्दों में यह ऊर्जा संरक्षण का नियम तरलों पर लागू किया गया है। और सिद्धांत का कथन है, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई तरल किसी प्रवाह रेखा के साथ समान रूप से बह रहा है उसके दाब, गति और ऊंचाई से संबंधित ऊर्जाओं का योग स्थिर रहता है। और इसका समीकरण क्या है? P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी जो नियतांक का काम करता है। P क्या है? तो दाब का, द्रव का दाब। 1/2 रो वी स्क्वायर है प्रति इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा। रो जी वाई है प्रति इकाई आयतन स्थितिज ऊर्जा। रो है द्रव का घनत्व। P है प्रवाह का वेग। वाई है संदर्भ तल से ऊंचाई। इसका मतलब यह है कि जब कोई तरल बहता है तो उसकी ऊर्जा, मतलब उसकी कुल ऊर्जा तीन भागों में बढ़ती है: दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और इन तीनों ऊर्जाओं का स्थिर स्थिर मतलब इस तीनों का योग स्थिर रहता है। यदि इनमें से एक ऊर्जा बढ़ेगी दूसरी घटेगी लेकिन कुल योग बराबर रहेगा। और ये कुछ भौतिक ऊर्जा, भौतिक राशि दी गई है जिनकी जो है प्रतीक, विमाएं, मात्रा को टिप्पणी दी गई है। ये सब पढ़ने की चीजें हैं, आप पढ़ सकते हैं। याद ही करने हैं, सारी विमा याद कर लीजिए। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। मात्रक वगैरह भी याद कर लीजिएगा और सबके विमा और मात्रक याद रखिए, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आज हमने सारांश पढ़ा और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है समाप्त होता है। चलिए, अगर मिलते हैं, अगर दूसरा चैप्टर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। और नए चैप्टर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।